कभी सोचा है कि कोई किताब सिर्फ कानूनों का एक दस्तावेज न होकर एक पूरे देश के सपनों और वादों का आईना हो सकती है? भारत का संविधान कुछ ऐसा ही है। ये एक वादा है, एक भरोसा है कि यहाँ हर आवाज की कीमत होगी, हर पहचान का सम्मान किया जाएगा। लेकिन ये सवाल तो उठता है ना, कि भारत जैसा देश जहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी अलग अलग संस्कृतियां साथ रहती हैं, वहाँ ये कैसे पक्का किया जाए कि कोई छोटी आवाज भी भीड़ में गुम ना हो जाए? ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये एक कला है जिसे हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत खूबसूरती से संभाला है। और इसी बड़ी पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा हमें मिलता है संविधान के अनुच्छेद 30 में। इसे एक तरह का एक सुरक्षा कवच समझिए, जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देता है कि वे अपनी पहचान को सिर्फ बचाकर ही ना रखें, बल्कि अपनी शर्तों पर उसे आगे भी बढ़ाएं। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि ये अनुच्छेद असल में करता क्या है। इसकी जो असली ताकत है ना, वो 3 खास गारंटियों में छिपी है, और यही गारंटियां इसे सिर्फ कागज पर लिखे शब्दों से कहीं ज्यादा मजबूत बनाती हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये अधिकार देता है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने स्कूल या कॉलेज बना सकें और उन्हें अपने हिसाब से चला भी सकें। फिर दूसरी गारंटी ये है कि सरकार से मिलने वाली मदद में कोई भेदभाव नहीं होगा। और तीसरी, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर कभी उनकी ज़मीन ली जाती है तो मुआवजा इतना मिले कि उनका ये अधिकार सिर्फ कागज़ पर ही न रह जाए। यही तीनों मिलके इसे एक असली सुरक्षा कवच बनाते हैं। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये अनुच्छेद कैसे काम करता है, पर अब सवाल ये है कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हमारे संविधान बनाने वालों के मन में आखिर क्या चल रहा था? देखिए, अनुच्छेद 30 के ना 2 बहुत अहम किरदार हैं। पहला, ये एक ढाल की तरह काम करता है जो किसी समुदाय की भाषा और संस्कृति को बचाती है। और दूसरा, ये एक तरह की ताकत भी देता है जो उन्हें अपने संस्थान चलाने की पूरी आज़ादी देकर बराबरी के मैदान में खड़े होने का मौका देती है। तो ये सिर्फ बचाव नहीं है, ये सशक्तिकरण है। जानते हैं, संविधान में लिखे शब्द वो पत्थर की लकीर नहीं होते। समय के साथ उनका मतलब और भी गहरा होता जाता है, और इस मतलब को आकार देने का काम हमारी अदालतें करती हैं। वो हमें बताती हैं कि इन अधिकारों का आज के दौर में क्या मतलब है। अनुच्छेद 30 की कहानी में 2 बड़े अदालती फैसलों ने एक नया मोड़ दिया। तो चलिए इन ऐतिहासिक मामलों पर एक नज़र डालते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1958 से केरला एजुकेशन बिल मामले के साथ। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये साफ किया कि अनुच्छेद 30 सिर्फ स्कूल खोलने का लाइसेंस नहीं है, बल्कि ये अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने धर्म को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक जरिया है। ये इस अधिकार की नींव का पत्थर था, कह सकते हैं। और फिर आया साल 2002 और टीएमएपाई फाउंडेशन का वो ऐतिहासिक मामला। इसने एक बहुत ही बड़े सवाल का जवाब दिया, एक ऐसा सवाल जो हमेशा से बहस में था कि आखिर अल्पसंख्यक है कौन। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि ये नेशनल लेवल पर नहीं देखा जाएगा, बल्कि हर राज्य की अपनी आबादी के हिसाब से तय होगा। इस एक फैसले ने पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। तो इन सब कानूनी दांव-पेंच और फैसलों का हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है? आखिर क्यों ये एक अनुच्छेद भारत के लिए इतना ज्यादा मायने रखता है? असल में अनुच्छेद 30 सिर्फ एक कानून नहीं है, ये भारत की उस खूबसूरती का जश्न है जो इसकी विविधता में है। ये पक्का करता है कि हमारी भाषाएं और परंपराएं सिर्फ इतिहास की किताबों में कैद होकर न रह जाएं, बल्कि जिंदा रहें, सांस लें। ये हर बच्चे को बराबरी का मौका देता है और हर समुदाय को ये एहसास दिलाता है कि वो इस देश का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ रुकते हैं कि एक बदलते हुए भारत में हम अलग अलग पहचानों का सम्मान भी करें और एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर साथ भी आगे बढ़ें। इस संतुलन को कैसे साधा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है, क्योंकि यही तो भारत के लोकतंत्र की असली खूबसूरती है।